एक महंगी गाड़ी खेत के पास आती है। खेत से ही वीरू और चक्रवर्ती दोनों उस गाड़ी को देखते हैं। गाड़ी से रमेश, अनामिका और मालिनी तीनों नीचे उतर आते हैं और उनके पास जाते हैं। मालिनी रमेश की छोटी बहन थी। चक्रवर्ती चाचा, पिताजी ये खेत नहीं बेचेंगे, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। क्यों बेटा, तुम इस तरह से क्यों कह रही हो? चाचा, हम मतलब कि मैं और मेरे भैया अनामिका को बहुत पसंद करते हैं। खेत को बिना बेचकर हम ऐसे ही पैसे देंगे, वो पैसे माँ पिताजी को दे दीजिएगा। कहकर वो अपने कंधे से हैंडबैग उतार के उसमें से पैसे निकाल के वीरू को दे देती है। वीरू बहुत खुश होते हैं। चक्रवर्ती वहाँ से चला जाता है। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ चाचा, भैया दुखी हो ये मैं देख नहीं सकती। अनामिका भाभी के लिए भैया बहुत दुखी है, ये बात मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं ये पैसे आपको दे रही हूँ। वीरू बहुत खुश होता है और हाथ जोड़ के मालिनी को नमस्ते करता है। उधर पास के ही एक क्लब में दामोदर और प्रसाद बैठ के बड़े ही जोश में पत्ते खेल रहे होते हैं। अरे दामोदर, अगर मैं दिखा दूँ तो ये तीसरी दफे होगा, तो बताओ बदले में क्या दोगे? तलाक देने के लिए हम तो पति पत्नी नहीं है, और अलग हो जाए इतने बुरे दोस्त भी नहीं है। हम साथ ही रहेंगे और हमेशा के लिए। अब तो रिश्तेदार भी बनने वाले हैं, तो अब तो बस मौज ही मौज है। बताओ क्या मौज मस्ती और क्या खाना पीना है तुम्हें? यहाँ बस 3 पैग का मामला है, तुम अपनी भाभी को मत बताना और मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है। इस तरह बातचीत करते हुए वो अच्छा समय काट रहे थे। उधर शारदा और अर्पणा गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए जा रही होती है। भाभी जी, मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरी बहू के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ और महंगे महंगे जेवर चाहिए, महालक्ष्मी की तरह। गहने बेशकीमती होने चाहिए। मैं अपनी हीरे जैसी बेटी को आपके घर भेज रही हूँ, आप उसे स्वीकार कर रही हैं, यही बहुत है मेरे लिए। फ्री में हम नहीं ला रहे भाभी, उसके लिए हम बहुत दहेज ले रहे हैं। उनकी बातें सुन के शारदा और कुछ कह नहीं पाती है। फिर गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। उधर मालिनी और शशांक पार्क के पास ही एक आइसक्रीम ठेले के पास खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए बड़े ही प्यार से बातचीत कर रहे होते हैं। इस आइसक्रीम को खाने के बाद हम मूवी देखने चलेंगे। कौन सी फिल्म मालिनी? अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं पता कि अपनी लवर को कौन सी फिल्म दिखाने ले जाना चाहिए? कहते हुए आंखों से वो इशारा करती है। शशांक शर्मा जाता है। अगले दिन वीरू पैसे लेकर शारदा के घर पे आते हैं। शारदा प्रसाद से बातचीत करके वो पैसे दे देते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, अब अच्छा मुहूर्त देखकर हम शादी का दिन तय कर देते हैं। खुश होकर वीरू नमस्ते करता है और फिर वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर एक दिन एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में 2 अलग अलग मंडप बना के एक तरफ शालिनी शशांक और दूसरे तरफ अनामिका रमेश की शादी करा दी जाती है। अनामिका ससुराल में कदम रखती है। एक दिन शारदा गुस्से में, अरे अनामिका, मेरी बेटी को अपने भाई से बहुत लगाव है, इसीलिए उसने पैसे दिए, पर तुम्हें उन पैसों को लेने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कैसी इंसान हो, छी छी, कोई वाज विचार नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अनामिका का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए टेरेस पे लेकर जाती है। उस वक्त सूरज की तेज गर्मी भी थी। जाओ, जाके दीवार के एक कोने पे खड़े हो जाओ। हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, और अगर गिर गई तो टुकड़ों में बट जाओगी। शारदा के कहे मुताबिक अनामिका बिना हिले डुले चुपचाप जाके कोने पे खड़ी हो जाती है। सूरज की धूप से बचे शारदा इसलिए प्रसाद छतरी पकड़ के खड़े रहते हैं और शारदा खुशी खुशी फोन पे अपनी बेटी मालिनी से बात करते हुए बहू अनामिका को देख रही होती है। बेटा मालिनी, जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो। प्यार से बात करके अपने पति को आंचल में बांध के रखना। सास को रसोइया और ससुर जी को माली बना के रखना। फिर देखना तुम उस घर में रानी बन के रहोगी। शारदा को इस तरह से कहते हुए सुनकर प्रसाद मन ही मन सोचने लगते हैं। अपनी बेटी से कह रही हो उस घर में रानी बन के रहने के लिए, और तुम अपनी बहू को यहाँ पे नौकरानी बना के रखी हो। सास माँ जैसी होती है, ये बात क्यों नहीं समझती? इस तरह सोचकर तपती धूप में अपनी बहू को तड़पते हुए देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता है।
उधर वीरू अपने घर में हाथ में पैसे लेकर कह रहा होता है, फसल हाथ में आ गए, अच्छे पैसे भी मिले, दीपावली का त्योहार भी नजदीक है, बहू और बेटी को घर ले आना है, शादी के बाद उनकी ये पहली दिवाली है। कहकर वो खुशी खुशी घर से रवाना हो जाते हैं। उधर शारदा अपनी बेटी मालिनी से कहती है, मालिनी, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला दिवाली है, मैं तुम्हारे पिताजी को भेजती हूँ, तुम और दामाद जी आ जाना। आ जाऊंगी माँ, पर भाभी कैसी है? मैं जब हूँ तो वो कैसी रहेगी तुम खुद ही सोच लो। मैं अपनी माँ को नहीं जानती क्या? वो बेटी और बहू को एक जैसा देखती है। शारदा मालिनी इस तरह बातचीत कर रही होती है। उधर अनामिका आके अपने बिस्तर पे बैठती है। उसके पैर बिल्कुल जल चुके थे, उस पे फोके पड़ गए थे बड़े बड़े। ये देखकर रमेश की आंखें भर आती है, वो दुखी हो जाता है। सॉरी अनामिका, मुझे नहीं पता था कि मैं जिससे इतना प्यार करता हूँ इस घर में उसके साथ ऐसा बर्ताव होगा। अरे आप मुझे क्यों सॉरी कह रहे हैं? सासू माँ नाराज है क्योंकि हमने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा उन्हें नहीं दिया, इसलिए, और कुछ भी नहीं तो। ठीक है अनामिका, तुम थोड़ी देर के लिए आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पैरों को दबा देता हूँ। अनामिका फिर धीरे धीरे बिस्तर पे सो जाती है। रमेश उसके पैरों को दबाने लगता है। शारदा दरवाजे के पास खड़ी होकर सारी बातें सुन के गुस्से से देखने लगती है। अब चूंकि दिवाली का त्योहार में बस 3 ही दिन बचे हुए थे, प्रसाद मालिनी और शशांक को लेने के लिए जाते हैं। शारदा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। अनामिका जल्दी से मालिनी के लिए जूस बनाकर ले आती है। मालिनी अनामिका के गालों पे निशान देखती है। मतलब भाई ने जो कहा वो सच है, माँ भाभी को मतलब बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे लगा था कि माँ को समझाऊंगी तो मेरी बात वो मान लेगी, पर वो तो उल्टा भाभी को परेशान कर रही है। इस तरह मालिनी सोच ही रही थी, तभी वीरू वहाँ पे आते हैं। सभी को देखकर वो नमस्ते करते हैं। प्रसाद भी नमस्ते कहते हैं। मालिनी भी प्यार से जाके आशीर्वाद लेती है। शारदा अपना मुंह घुमा लेती है। अनामिका अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होती है। आप यहाँ पे पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, पर तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ रहा हूँ। गरीब बाप यहाँ पे क्यों आया है? बहन जी, शादी के बाद मेरी बेटी का ये पहला दीपावली है। बहू बेटी को घर ले जाऊंगा, उन्हें नए कपड़े दिलवाऊंगा। मेरे बेटे के खरीदे हुए नए कपड़े आप सबको देंगे क्या? इस तरह की टिप्पणी सुन के वीरू को पूरी परिस्थिति समझ में आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ कहते, शारदा बीच में घुस के कहती है, अनामिका कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पे रहेगी। पहली दीपावली के लिए मेरी बेटी और दामाद भी यहीं पे आके रहेंगे। भाभी होने के नाते उसे सारा रस्म निभाना होगा। वो यहीं पे रहेगी, आप जा सकते हैं। वो बात नहीं है। देखिए, अगर मेरी बातें नहीं सुन के आप अपनी बेटी को अपने घर लेकर गए तो उसे वापस मत भेजिएगा, जिंदगी भर के लिए अपने पास ही रखिए। इस तरह गुस्से से कह के शारदा वहाँ से चली जाती है। वीरू दुखी होकर बेटी को देखते हैं और फिर वो भी वापस चले जाते हैं। उस दिन दिवाली का त्योहार था। सभी लोग नए नए कपड़े पहने थे, पर अनामिका पुरानी साड़ी पहनी थी। मालिनी ने ये चीज गौर किया। सभी लोग खुशी खुशी बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, पर वो किचन में बैठकर बस खाना पका रही थी। उस रात जब करीबन रात के 9 बज रहे थे, शारदा अपने हाथों से मालिनी को तरह तरह के पकवान खिला रही होती है, पर अनामिका अपने पिता के बारे में सोचकर मनी मन दुखी हो रही थी। ये सब देखकर मालिनी एक निर्णय लेती है। माँ, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? जो पूछना है पूछो बेटा, तुम्हें रोका कौन है? अगर मेरी सास भी इस तरह की तो कैसी परिस्थिति होगी? ये सुनकर शारदा चुपचाप अपना सर झुका लेती है। भैया अनामिका को बहुत पसंद करता था, क्योंकि पैसों की दिक्कत थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पैसों के लिए शादी किसी भी तरह नहीं रुकनी चाहिए, इसीलिए मैंने पैसे दिए। पर आपसे पूरी बात बता के मैंने गलती कर दी। ऐसा नहीं है बेटा। अब तक लगता था कि मेरी माँ देवी है, पर अब समझ में आया बस आपके दिमाग में पैसे हैं। आपने कहा था बहू को रानी जैसे रहने चाहिए। आप मुझे अपने ससुराल में रानी जैसे रहने के लिए कह रही हैं, और अपनी बहू को आप घर पे नौकरानी बना के रखी हैं। ये सब सवाल अपनी माँ से अच्छे से पूछो। भाभी को भी मैं माँ समान सोचती हूँ, पर माँ कभी मन में पैसों की सोच नहीं रखती, फिर वहाँ पे प्यार कहाँ? इस तरह कह के मालिनी अनामिका को गले लगा लेती है।
अनामिका रोने लगती है। ये सब काफी है मेरे लिए, मैं ये उधार कभी नहीं चुका पाऊंगी। उसकी ये बातें सुन के शारदा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों के पास जाती है और उन दोनों को चूमती है। उस दिन से शारदा अनामिका को भी अपनी बेटी मालिनी की तरह स्नेह करने लगती है और इस तरह मालिनी का धैर्य और प्यार की वजह से अनामिका का दीपावली बहुत ही खुशहाल हो उठता है। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चमकती महंगी साड़ी पहनकर, चमचमाता हुआ जेवर पहनकर, आंखों में चश्मा लगाकर अनामिका चल के जा रही होती है। सासू माँ शारदा हाथ में हैंडबैग और एक हाथ में छतरी पकड़ी हुई थी। ससुर जी प्रसाद हाथ में पंखा लिए हुए थे। पति रमेश गले में लेज का पैकेट, एक हाथ में नारियल पानी और दूसरे हाथ में पानी का बोतल लेकर चल के जा रहा होता है। पूरे गांव वाले बस यही देख रहे थे कि ससुराल वाले किस तरह से सेवा में जुटे हुए हैं। माँ जी, छतरी ठीक से पकड़िए, धूप मेरे चेहरे पे आ रहा है। ठीक से तो पकड़ी हुई हूँ बहू, अच्छे से ठंडा हो ही रहा होगा। शारदा इस तरह से गुस्से से कहती है और फिर अपना सर झुका लेती है। पिताजी, मुझे पंखे की हवा नहीं मिल रही है, अब आप हवा करेंगे या मैं खुद ही कर लूं? नहीं नहीं बहू, मैं ही कर देता हूँ। ऐसे पकड़ने से नहीं होगा पिताजी, आपको पंखा ठीक से पकड़ना होगा ताकि हवा ठीक से आए, समझे ना? हाँ करता हूँ बहू। इस तरह प्रसाद कहते हैं और पंखे को अनामिका के पास ले जाकर हवा करते हैं। उससे उसे ठंडक महसूस होती है। मिस्टर हस्बैंड जी, मुझे प्यास लगी है। कोकोनट वाटर पानी दोनों ही है, बताओ क्या दूं? जूस पीना है। जूस है क्या? अरे जूस तो नहीं है अनामिका। शिट, तुम्हें पता है ना, जो चीज मैं जब मांगू वो तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाता है। पता है अनामिका, पर अब मैं क्या करूं? भगवान ने मुझे बस 2 ही हाथ दिए हैं। एक में मैंने नारियल पानी पकड़ रखा है, दूसरे में पानी का बोतल है। अब तुम ही बताओ जूस में किस हाथ से पकड़ूं? हाँ, बहुत मजाक हो गया। अब आपके गले में लेस के माला के साथ साथ फलों की भी माला लटकेंगे। कहते हुए अनामिका चल के जा रही होती है। तभी उस बीच एक भिखारी वहाँ पे आता है। अनामिका शारदा के हाथ से बैग लेकर कुछ पैसे निकाल रही होती है। ये रहा तुम्हारा और ये तुम्हारा, इस तरह कहते हुए वो पैसे फेंकती है। रात के वक्त जब वो बिस्तर पे सो रही होती है, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। जब वो इस तरह से कह रही थी, रमेश की नींद खुल जाती है। अनामिका को देखकर, फिर अमीरों वाला सपना देख रही है लगता है। रमेश अलार्म घड़ी में अलार्म लगाकर उस घड़ी को अनामिका के कान के पास रख देता है। थोड़ी देर में अलार्म बजने लगती है। अनामिका हड़बड़ा के नींद से उठती है। रमेश हंसने लगता है। अब चूंकि अनामिका के इतने अच्छे सपने को रमेश ने बर्बाद कर दिया, तो वो गुस्से से देखने लगती है। चाहे तुम कितने भी गुस्से से देख लो, वो सपना सच नहीं होने वाला। सो जाओ, कहकर रमेश सो जाता है। 100 रुपए का टिकट लेकर 1 करोड़ जीतूंगी, तब देखूंगी कि ये सपना सच कैसे नहीं होता है। अनामिका फिर से सो जाती है। सुबह होते ना होते अनामिका जाके 1 करोड़ का लॉटरी खरीदती है और बहुत खुश हो जाती है। हे ईश्वर, आप देखिएगा ताकि मुझे 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए। आपके चरणों में मैं 10,116 रुपए दूंगी। जब वो विनती कर ही रही होती है, तभी सासू माँ शारदा बाहर आके बेंच पे बैठती है। क्या हुआ बहू, अभी तक तुमने चाय नहीं दिया? चिल्ला कर कहती है। ये सुनकर बहू रानी का थोड़ा मुंह बन जाता है। जैसे मुझे करोड़ रुपए मिलेगा ना, पहले मैं एक टिकट लेके इन्हें आश्रम में भेजूंगी, मनी मन सोचती है। लेकिन बाहर से, हाँ ला रही हूँ माँ जी, किचन की तरफ चली जाती है। तब तक प्रसाद और रमेश शारदा के पास आते हैं। तुम्हारे ससुर जी और मेरा बेटा भी आया है, 3 चाय ले आना, कहती है। उधर किचन से अनामिका, ठीक है माँ जी, 3 कप चाय ले आती हूँ, कहते हुए वो 3 कप चाय लेकर वहाँ पर जाती है। चाय देती है, लेकिन चाय पत्ती के बदले उसमें वो पीसा हुआ काली मिर्च पाउडर डाल देती है। फिर सासू माँ जैसे ही चाय पीती है, वो सड़क जाती है। अब वो अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। अरे बावरी छोड़ी, दिन में सपने देखना बंद करो। चाय पत्ती की जगह काली मिर्च पाउडर डाली हुई हो। अरे माँ जी, काली मिर्च पाउडर डाली हो क्या? पहले तो तुम ये लॉटरी वॉटरी लेना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे सोने के बाद सारा लॉटरी मैं फाड़ दूंगा। अनामिका बिना कुछ जवाब दिए हुए चुपचाप वहाँ से किचन की तरफ चली जाती है। एक बार मेरी लॉटरी लगने दो, फिर मैं इन्हें बताती हूँ। फिर वो घर का कामकाज और खाना पकाने में लग जाती है। फिर एक दिन अनामिका को सच में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाती है।
अखबार में खबर आती है। सारे गांव वाले अनामिका को अभिनंदन देने के लिए आते हैं। अनामिका अपने बेडरूम में होती है। बहू को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, उसे पटाना होगा और गिरवी रखे सारे जेवरों को छुड़ाना होगा। उधर बेंच पर बैठे हुए प्रसाद मनी मन सोच रहे थे। बहू को करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, एक ही बहू हो, तुम बेटी हो, ऐसे सेंटिमेंटल डायलॉग देकर उससे 10 लाख रुपए लेने होंगे और जमीन खरीदनी होगी। इससे सस्ते में जमीन कहीं नहीं मिलेगी, प्रसाद सोचते हैं। उधर किचन में चाय बनाते हुए रमेश, पहले ये चाय बना के ले जाकर अनामिका को देना होगा ताकि वो खुश रहे और मुझे एक ट्रैक्टर खरीद दे। सोचते हुए चाय बनाकर वो बेडरूम में ले जाता है, अनामिका को देता है। उसके हाथों में चाय देखकर अनामिका शॉक हो जाती है। आज क्या बात है? वो अनामिका, असल में ट्रैक्टर। अच्छा, तो ये प्यार करोड़ रुपए वाला प्यार है। देखते हैं। उसकी बातें सुन के रमेश खुश हो जाता है। अगले दिन शारदा खाना पका रही होती है, प्रसाद सब्जियां काट रहे होते हैं और रमेश घर की साफ सफाई। अनामिका को पूरी बात समझ में आ जाती है। अगले दिन वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाती है। अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, इसलिए सब चाहते हैं मुझे खुश करना और अपनी अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करना। सब समझ में आ रहा है मुझे। अब जब आराम मिला ही है तो उसे ना क्यों कहना। जब तक पैसे ना आ जाए तब तक तो रानी बन के रहूं। इस तरह अनामिका सोचती है। फिर उस दिन से अनामिका घर का कोई काम काज नहीं करती। 9 बजे तक महारानी की तरह वो सोती है। शारदा गर्मा गर्म कॉफी ला के देती है। अनामिका का पसंदीदा नाश्ता बनाती है। प्रसाद सिर्फ सब्जियां ही नहीं काटते हैं बल्कि बहू के लिए फल काट के भी उन्हें देते हैं। रमेश घर की साफ सफाई करता है। अनामिका के सारे कपड़े आयरन करके देता है। इस तरह दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अखबार में खबर आती है कि लॉटरी कंपनी बोगस थी। खबर मिलते ही प्रसाद, शारदा और रमेश को ये बात बताते हैं और इसी के साथ महारानी वाला रवैया अनामिका का खत्म हो जाता है और फिर से वो घर की बहुरानी बन जाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।